सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। तो सीएफटी को करने से पहले हमारे को कुछ चीजें समझना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला है हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। याद है आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जो पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डीजेनरेट। तो हम एक रूल पढ़ते थे 11th में जिसका नाम है हुंड्स रूल। वो क्या बोलता है कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। उसी तरह से जो पी के 3 हो गए, डी के जो 5 हो गए, वो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो पहली चीज हमारे को ये समझनी है, एफ के 7 ऑर्बिटल दे आर आल्सो डीजेनरेट। सेकंड पॉइंट जो है सीएफटी को समझने के लिए जरूरी है, दैट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डी ऑर्बिटल्स है, आपको पता है कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से एक है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। आप इसको ध्यान से समझिएगा, डी जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वो मैक्सिमम जो है वो जेड एक्सिस में, थोड़ा सा एक्स और वाई में भी है। तो डी जेड स्क्वायर में जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज मैक्सिमम इन अलोंग जेड एक्सिस। सिमिलरली दूसरा जो है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका डी ऑर्बिटल्स का, दैट इज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मेन पॉइंट ये समझना है कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां पे है? अलोंग द एक्सिस। डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी जेड एक्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन बिटवीन द एक्सिस है। राइट नाउ, जो हमारे पास दो कॉमन ज्योमेट्री होती है, एक है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमारे पास 6 लिगेंड्स होते हैं, जैसे एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, उस तरह से ये 6 लिगेंड्स है। अब ध्यान से आपने इसलिए समझना है, ये यहां पे जो यहां पे m है मेटल, मेटल के जो d ऑर्बिटल मैंने ऊपर यहां पे बना के रखे हुए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा कहां पे है? एक तो मैंने बता दिया आपको इस एक्सिस में है, और दूसरा कहां पे है? x और y एक्सिस में। इसको हम दूसरे पेन से शो कर देते हैं। तो एक इस एक्सिस में आ गया हमारे पास, और तो जब लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, जैसे जेड एक्सिस से, और ऑब्वियसली एक्स और वाई एक्सिस से भी अप्रोच कर रहा है लिगेंड हमारे पास यहां पे। सॉरी, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये है जी तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स आ रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है। दैट मींस कि जब वो जेड के अलोंग आएगा तो उसको रिपल्शन मैक्सिमम होगी। उसी तरह से जब वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, तो क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वहां पे भी वो मैक्सिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। ये पॉइंट समझिएगा। जो टेट्राहेड्रल में है हमारे पास, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल इज ए नॉन प्लेनर। आपको पता है टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो भी लिगेंड्स आ रहा है हमारे पास, मान लीजिए यहां से आ रहा है ये लिगेंड, तो वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल, ये और ये वाले, ये तो कम जो रिपल्सिव इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, पर जो ये वाले हैं डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी जेड एक्स, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इन बिटवीन द एक्सिस है, तो वहां पे वो मैक्सिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये जेड एक्सिस है, या मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, कि तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, सॉरी, जब यहां से लिगेंड आएगा इस एक्सिस के अलोंग, तो डी का जो ऑर्बिटल है वो भी तो इसी के अलोंग है, तो वो रिपल्शन होगी उसको मैक्सिमम। और जब बीच से आएगा तो बीच में जो है कब मैक्सिमम होगी? टेट्राहेड्रल के केस में। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझिएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। फिर हम बात करते हैं आगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे को क्या बोलती है? सबसे पहले ये बोलती है कि जो इंटरेक्शन है ना लिगेंड्स और मेटल एटम या आयन के बीच में, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, दैट इज जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? बिटवीन द चार्जेस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर हमारे पास ये मान लेते हैं Mn पॉजिटिव मेटल आयन है और लिगेंड उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होता है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, या कैसी होगी, ये आयन और जो जैसे अमोनिया है वो पोलर होता है इस तरह से, तो या तो प्योरली चार्जेस के बीच में या आयन डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम आयन और आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन फ्री मेटल आयन ऑल द 5 ऑर्बिटल ऑफ d सबशेल्स आर डीजेनरेट। जो प्योर मेटल आयन है उसमें जो d के 5 ऑर्बिटल दे आर डीजेनरेट, दे हैव सेम एनर्जी। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल आयन, जब लिगेंड मेटल आयन के पास अप्रोच कर रहा है, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो मेटल का जो d ऑर्बिटल है और जो लिगेंड्स है तो उनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द एनर्जी ऑफ ऑल द d ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज। सबसे पहले उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी, एंड देन स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल, एंड दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब लिगेंड्स का जो एक फील्ड है उसकी वजह से जो मेटल के जो 5 d ऑर्बिटल थे उनके बीच में रिपल्शन हुई, रिपल्शन के बाद वो स्प्लिट हो गए 2 पार्ट में, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट ऑफ d ऑर्बिटल इज नोन एज crystal field stabilization energy or sometime called crystal field splitting energy, and it is denoted as delta O for octahedral complexes, delta T for tetrahedral complexes, delta square planar for square planar complexes। तो क्या समझा हमने कि जो फ्री मेटल आयन है अभी हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, उसमें क्या होता है कि all the d orbitals have same energy। When ligand approaches to the metal ion in order to form bond, then degeneracy splits into 2 sets of d orbital due to electrostatic interaction। This splitting of degenerate d orbitals into 2 sets having different energy in the field of ligand is known as crystal field splitting, and the energy difference is known as crystal field splitting or stabilization energy। अब समझ लें यहाँ पे, सपोज हमारे पास ये है जी एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। अब जो d ऑर्बिटल है मेटल के वो शुरू में कैसे थे, डीजेनरेट थे, दिस इज द डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल। फ्री का मतलब जब उसने बॉन्ड नहीं बनाई थी। हम यहां पे क्या कर लेते, पहले हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं यहां पे CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में करने वाले हैं हम, तो उसी को फिर टेट्राहेड्रल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो डीजेनरेट d ऑर्बिटल है। अब जब लिगेंड उसके पास अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, पहले सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन हुई और सबकी एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले d ऑर्बिटल की शेप के बारे में जिक्र किया था, तो क्यों किया था वो, क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ गई। तो मैंने क्या बोला था कि d के 2 ऑर्बिटल्स ऐसे जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस होता है, कौन सा, एक था z dz स्क्वायर और एक था dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो जब लिगेंड जो है, पहले तो d ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको मिलेगी, जो अलोंग द एक्सिस है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो क्या हुआ हमारे पास कि इस तरह से हुआ कि फिर जिसको तो ज्यादा रिपल्शन मिली d ऑर्बिटल्स को, तो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई भी। और वो कौन से थे, वो थे d के 2 ऑर्बिटल जो जिसका नाम था dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इनको बहुत ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस हुई, और जिनको रिपल्शन कम हुई उनकी एनर्जी, उनकी स्प्लिट मतलब उनकी एनर्जी कम होगी, और वो कौन से थे, dxy dyz एंड dzx। ठीक है, इन ऑर्बिटल को बोला जाता है T2g। अब ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल नोटेशन है जो कि हायर क्लासेस में क्लियर होंगे। G का मतलब होता है, ग्रेशिया भी बोलते हैं उसको, एनर्जी फील्ड है, और इसको बोला जाता है Eg, जो 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल है। तो क्या हुआ कि फ्री मेटल में d के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, जब लिगेंड उसके पास अप्रोच हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से रिपल्शन हुई, पहले तो सबकी एनर्जी बढ़ी जितने भी d ऑर्बिटल्स थे। उसके बाद क्योंकि उनकी शेप अलग अलग है, तो जिसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और जिसको रिपल्शन जो कम एक्सपीरियंस करेंगे d के ऑर्बिटल्स, उनको एनर्जी कम मिलेगी। तो
तो ये हो गया जी। इस तरह से जो ये स्प्लिटिंग हो गया डी ऑर्बिटल्स का, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो एनर्जी का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारे पास, ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ओ इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाउ जो इनकी एवरेज एनर्जी थी जब ये दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हुए थे, द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज बारी सेंटर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड बारी सेंटर। द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन लिगेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो क्या हुआ जी, हमारे पास जो ये दो डी ऑर्बिटल थे, इनकी एनर्जी को क्या हुआ? इनकी एनर्जी तो बढ़ गई, कितनी? 3/5 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। तो इसको क्या बोलेंगे? 0.6 डेल्टा ओ भी लिख सकते हैं। और जो ये निचले वाले ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, कितना टाइम्स? -2/5 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, यानी -0.4 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। 0.4 है ये, प्लीज इसको ठीक समझिएगा, दोबारा से लिख देते हैं। सो दिस इज 0.4 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। तो क्या समझा, एक बार फिर से सम अप करते हैं कि फ्री मेटल में जो पांचों डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी थी सेम। जब लिगेंड इसके पास अप्रोच हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से होने की वजह से सबसे पहले इनकी सबकी एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्योंकि इनकी शेप अलग थी और जो लिगेंड जो है हमारे पास, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलोंग द एक्सिस आ रहा है, मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बता दिया था। तो क्या हुआ कि जो दो ऑर्बिटल थे dz² और dx² - y², क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ लोब्स है या जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अलोंग द एक्सिस है, तो उनको ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस हुई, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। और जो तीन ऑर्बिटल थे dyz, dzx एंड dxy, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इन बिटवीन द एक्सिस था। और लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो उनको रिपल्शन कम एक्सपीरियंस हुई, तो वो स्प्लिट हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जो एवरेज एनर्जी थी उनकी एक्साइटेड स्टेट में, इन द फील्ड ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में, एक्साइटेड भी बोल सकते हैं ऑफकोर्स क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट है, तो उसको बोलते हैं बारी सेंटर। और जो इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी वो बढ़ गई 3/5 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, और इनकी कम हो गई हमारे पास -2/5 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। तो दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब क्या हुआ कि भाई जो अगर मान लो मेटल हमारे पास सेम है और लिगेंड डिफरेंट है, मेटल सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो जो ये एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ, यानी जो डेल्टा ओ वैल्यू, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। तो क्या किया गया हमारे पास, नेचर ऑफ जो लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक टेबल बनाया गया, उसको बोला गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। So what is spectrochemical series? It is the arrangement in which all the known ligands has been arranged in the increasing order of their CFSE value। मतलब इसमें हमने क्या किया? increasing order of CFSE के हिसाब से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हिसाब से उनको अरेंज किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम लिखेंगे X और सल्फर सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, उसके बाद आता है हमारे पास O सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन वाले, फिर आता है हमारे पास N सब्स्टिट्यूटेड, और फिर आएगा हमारे पास कार्बन सब्स्टिट्यूटेड। इन जनरल आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और सल्फर वाले लिगेंड्स आएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन वाले लिगेंड, फिर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, देन कार्बन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स। इस ऑर्डर में उनकी जो है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, मतलब जो एनर्जी का गैप क्रिएट होगा CFSE। तो यहां पे पहले है जी, सबसे पहले I नेगेटिव। I नेगेटिव के बाद है हमारे पास
एंड दैट इज Br नेगेटिव। Br नेगेटिव के बाद S2 नेगेटिव, देन SCN नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, और उसके बाद है F नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहले हेलोजन और सल्फर सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स। देन कम्स टू द अगला है हमारे पास और OH हाइड्रोक्साइल आयन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, उसके बाद है OX2 ऑक्सलेट आयन, देन वाटर। तो यहां पे सबसे पहले कौन हो गए? हेलोजन, फिर ऑक्सीजन वाले। अब चलते हैं हम जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स है। तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड में हमारे पास सबसे पहले NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट के बाद आएगा जी हमारे पास NH3। NH3 के बाद है EN, और EN के बाद है जी हमारे पास NO2। सॉरी, NO2 नेगेटिव, 2 नीचे आएगा ना। उसके बाद CN एंड द लास्ट में है हमारे पास CO। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE है ये हमारे पास। तो इस तरफ जो लिगेंड्स है हमारे पास, मान लीजिए ये है, इनको बोलेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, और आगे हम इनको एब्रीवेट करते रहेंगे WFL। और जो उस तरफ को है हमारे पास, ये वाले जो है लिगेंड इधर को, इनको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमारे पास ये क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर से क्लियर कर लेते हैं बात को कि जो एनर्जी का गैप क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर कि प्रोवाइडेड मेटल सेम है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो जो इस तरफ वाले लिगेंड है उनकी वजह से जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ, जो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था हमारे पास डी ऑर्बिटल, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप वो कम रहेगा। पर अगर जो इस तरफ वाले लिगेंड है उनके बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा रहेगा। इन जनरल वाटर को जो है ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन केस लिया जाता है, हालांकि ये कोई फिक्स हो नहीं है, पर बहुत सारे केसेस में तो ये ज्यादातर केसेस में जो है वो वीक फील्ड लिगेंड भी एक्ट करता है, पर ये कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड भी एक्ट करेगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ये बातें डिपेंड करेगी। तो आपने ये समझना है जो इस तरफ वाले हैं वो वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बीच वाले दोनों जैसे एक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों ही एक्ट कर सकते हैं, वीक फील्ड भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड भी, which will depend on the nature of metal and charge on metal ion। तो चलिए आगे अब देखते हैं जी। अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करना है अकॉर्डिंग टू CFT। तो टॉपिक है जी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी। हम ऑक्टाहेड्रल के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक नेचर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक नेचर। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं D1, D2 एंड D3 कॉम्प्लेक्सेस। पहला केस D1, D2 एंड D3 कॉम्प्लेक्सेस। अब ये D1, D2, D3 कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये स्कैंडियम है H2O होल 6 2 पॉजिटिव, मैंने ये ले लिया जी। तो आपको पता है कि जो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D1 4s2, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्कैंडियम जो 2 है इसमें क्या बच गया, इसका 3D1। तो इस कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलेंगे हम, D1 कॉम्प्लेक्स। So what is meant by D1 complexes? In which there is only which has 3D1 configuration। D2 कॉम्प्लेक्सेस क्या होगी, जिसमें 3D2 होगा, और D3 क्या होगी, जिसमें 3D3 होगा, या D3 उसको बोलेंगे जिसमें D में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो D1 D3 कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास। जैसे अभी हमने बात कर ली कि ये एनर्जी है हमारे पास और दो पार्ट में स्प्लिट हो गया हमारे पास, और ये जो बीच में था इसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
दूसरा जो हमारे पास केस ये हो गया, और तीसरा ये हो गया जी सिनेरियो। सब में वही एनर्जी का डिफरेंस जो है ये डेल्टा ओ। तो अगर हमारे पास D1 कॉम्प्लेक्सेस है, ये D1 ले लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन कहां से फिल होगा, ऑफ कोर्स लोअर एनर्जी में ही पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। D2 कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाएगा, हुंड्स रूल अप्लाई होगा ना, ये D तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी, तो D2 कॉम्प्लेक्सेस होगी। और इसमें क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया विच इज D3 कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया था निचले वाले को क्या बोलते हैं, T2G, तो T2G1 Eg0, इसकी क्या होगी T2G2 Eg0, एंड D3 कॉम्प्लेक्सेस में क्या आई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, इसमें 1 आए, इसमें 2 आए, इसमें 3 आए, तो ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस क्या होगी, दीज आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 1.73, 2.83, ठीक है, लाइक एंड सो ऑन। ये हो गई जी D1D। अब अगर D4 D5, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, D4 D5 D6 एंड D7 कॉम्प्लेक्सेस, अगर ये होगी तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज एंड दैट विल डिपेंड ऑन पेयरिंग एनर्जी। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहां पे, पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी नीडेड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल या इन ऑर्बिटल। तो जो किसी भी ऑर्बिटल में पेयर होना इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। नाउ D4 कॉम्प्लेक्सेस की बात करें हमारे पास, तो क्या हो गया, अब यहां पे फिर से वही है कि d ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट हो गया था, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है जी हमारे पास। अब यहां पे डेल्टा O, अभी हमने बात की कि जो है वो जितने भी लिगेंड्स हैं उनको हमने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से। तो डेल्टा O जो स्मॉल होगा, यहां पे क्या होगा, चलो पहले लिख लेते हैं, डेल्टा O इज लेस देन P एंड यहां पे डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। फिर इससे समझते हैं, एंड दिस विल बी द फॉर वीक फील्ड लिगेंड एंड दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। व्हाट डज दैट मीन, चलिए अभी हमने बोला था कि अगर हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्सेस होगी तो 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे पहले तो यहां पे आ ही रहे थे, ये तो सेम था, कहानी तो 4th इलेक्ट्रॉन की है। अब 4th इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जाएगा या नीचे पेयर हो जाएगा, वो कहां पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड एंड पेयरिंग एनर्जी। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो जो ये एनर्जी का जो गैप है वो कम होगा, मतलब जो डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर लोअर एनर्जी स्टेट में। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसको 2 तरह से फाइट करनी है उसको। कैसे, जैसे एक तो उसको अगर नीचे आना है तो उसको पेयर होने के लिए एनर्जी है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज, जो 4th इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उसको रिपल्शन के ऊपर ओवरकम करना है, उसी का ही नाम है पेयरिंग एनर्जी। मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू उससे ले रहा हूं कि जो पेयरिंग एनर्जी है ना वो है मान लेते 20 किलो जूल, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो इलेक्ट्रॉन को अगर उसने नीचे पेयर होना है तो उसको चाहिए 40 किलो जूल एनर्जी। अच्छा अगर ऊपर जाना है उसने, तो ऊपर जाने के लिए क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है, तो वहां पे भी उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर जो यहां पे इस केस में डेल्टा O है वो है 18 किलो जूल, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी का गैप क्रिएट होता है वो कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है कि भाई मेरे लिए फायदा क्या है, ऊपर जाके फायदा है बोलते हैं, क्योंकि मेरे को वहां पे कम एनर्जी लगेगी, 18 किलो जूल लगेगी, नीचे तो मेरे को 20 लगेगी। तो ये आ गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि इस केस में अगेन पेयरिंग एनर्जी हम फिर से ले लेते हैं 20 किलो जूल, वो तो फिक्स ले लेते हैं। जो डेल्टा O है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी का गैप ज्यादा होता है, सपोज दैट इज 25 किलो जूल।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि ठीक है भाई, फिर तो नीचे पेयर करने में कम एनर्जी लग रही है, तो नीचे बोलते पेयर हो जाते हैं। तो ये सब में आपने ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर होगा और वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हुआ यहां पे, जो हमारे पास आई T2G3 एंड EG1, एंड दिस इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैग्नेटिक नेचर भी ऑब्वियसली ज्यादा आ जाएगा इसका, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो 4.92 आ जाएगा। और यहां पे नंबर ऑफ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G3 EG1। तो फिर क्या है जी हमारे पास, इसको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो ये सिनेरियो रहता है हमारे पास। तो ये था जी D4 कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब उसी तरह से D5 के लिए भी कर लेते हैं। तो D5 के लिए भी तो सेम ही सिनेरियो रहेगा कि जो वीक फील्ड लिगेंड होगा हमारे पास, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर चला गया। और अगेन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G3 EG2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पे, 5। वीक फील्ड लिगेंड में क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो यहीं पे पेयर हो जाएगा। तो इस बार क्या आ गई हमारे पास, सॉरी पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। जल्दी जल्दी में फ्लो में, 1 मिनट जरा प्लीज को। तो जो पहले पिछले वाले की बात कर लेते, जो मैंने यहाँ पे गलत लिख दी थी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये ठीक लिखा था यहाँ पे, पर यहाँ पे इट शुड बी T2G4 एंड EG0। प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा, जो D4 कॉम्प्लेक्सेस के लिए था। तो एक्सट्रीमली सॉरी, जरा फ्लो में गलत लिख दिया था, बोला ठीक था, नहीं गलत था। वापस आते हैं अपनी बात पे। तो यहाँ पे T2G3 EG2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले हो गए थे, 5वां भी नीचे हो जाएगा, तो T2G5 EG0 आ गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ तो 5 हो गए, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ये ध्यान देना है हमने। अच्छा, अगेन अगर D6 कॉम्प्लेक्सेस होगी तब क्या होगा जी। अब D6 कॉम्प्लेक्स होगी तो अब यहां पे क्या सिनेरियो होगा, देखिए पहले एक एक होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी भी यहां। तो क्या बना, T2G4 EG2। किसकी बात कर रहे हैं हम, D6 कॉम्प्लेक्सेस की, D6 की। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब, 4। ऑब्वियसली बात, हाई स्पिन तो रहेगी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, और ये पैरामैग्नेटिक भी होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 4। यहां पे क्या होगा, ये आ गया जी T2G6 में 2 2 4 2 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। ये हो गए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। ना D7 की बात करें अगर हम, D7 में क्या हो जाएगा, यहां पे 7th इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, तो क्या बना, T2G5 EG2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह गए। यहां पे क्या हो जाएगा, अब उसके पास कोई, यहां तो कोई गुंजाइश है नहीं, अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही जाना पड़ेगा फिर। तो ये आ गया जी T2G6 EG1 D7। अब D8 की बात करें अगर हम, D8 D9 और D10। अब यहां पे आपने थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 8th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, T2G6 EG2 हो गई जी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे D8 में। और यहां पे कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चला जाएगा। तो अब क्या हुई जी कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 EG2। दैट मींस कि D8 D9 D10 के लिए हमारे पास एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। अब अगर हम D9 की बात करें, तो D9 में कहां जाएगा, 9th इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, इसमें भी कहां जाएगा, यहां पे चला जाएगा 9th इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनी जी, T2G6 EG3 T2G6 EG3। तो सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सेम कॉन्फ़िगरेशन। D10 में क्या होगा, D10 में यहां पे चला जाएगा, यहां पे इधर को चला जाएगा, तो यहां गया।
तो सम अप करते हैं कि अगर हमारे पास d1 d2 d3 कॉम्प्लेक्सेस होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निचले वाले ऑर्बिटल में जाएगा यानी T2g में, और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास लास्ट के 3 हो गए यानी d8 d9 और d10, तब भी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगी इर्रिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ लिगेंड। पर अगर हमारे पास इंटरमीडिएटेड d4 d5 d6 एंड d7, इसमें क्या होगा हमारे पास कि दो तरह की पॉसिबिलिटीज होगी यानी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो वो ऊपर वाले उसमें चला जाएगा। पर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यानी डेल्टा ओ विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, यहां पे डेल्टा ओ विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस केस में नीचे ही पहले पेयर होता रहेगा, उसके बाद जब 8 9 और 10 में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसी तरह से हम मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो एक अगर हम क्वेश्चन करें कि यूजिंग CFT राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ FeH2O whole 6 2 positive and FeCN6 4 नेगेटिव, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का हमने लिखना है मैग्नेटिक नेचर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। एंड समटाइम्स हमारे से क्या पूछा जाता है, हमारे से भी पूछा जाता है कि व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज डायमैग्नेटिक। तो भाई देखिए, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, राइट। नाउ 3d6 4s2 होगी, और इसमें जो पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, यानी ये बन जाएगी हमारे पास 3d6, और इसमें भी सेम है 3d6 कौन। तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ दीज कॉम्प्लेक्सेस हैज आर d6 कॉम्प्लेक्सेस। नाउ इन द फर्स्ट केस हमारे पास क्या हुआ, जो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है, H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है, उससे क्या हो जाएगा कि डेल्टा O विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G3 T2G4 एंड Eg2 आएगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 4। जो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्सेस है उसमें क्या रहा हमारे पास, क्योंकि जो Cn है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब कि जो डेल्टा O विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक आ रहे थे, उसके बाद पेयर हो गए। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास वो आ गए 0, और कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G6 Eg0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 4.92 bm। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हो गया जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक नेचर। दूसरा काम क्या कर लेते हैं हम, and that is कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। सेकंड जो है वो दैट इज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जो कलर होता है कॉम्प्लेक्सेस का, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो थ्योरी ऑफ कलर ये बोलती है कि कलर ना एक्चुअल में कुछ होता नहीं, इट इज जस्ट इल्यूजन।
ये जो हमारी आंख देखती है, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं हम। बोलते हैं अगर कलर होता तो हमारे को अंधेरे में क्यों कोई चीज नजर नहीं आती, उसमें तो सब सारी चीजें एक जैसी ब्लैक नजर आ रही है हमारे पास। तो पहले आप ये समझिएगा कि जो व्हाइट लाइट होती है जिसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए, पहले यहां एग्जांपल लेने से पहले हमारे पास क्या होता है कि ये जो विबग्योर है 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग जो है अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर फॉल करते हैं और उसमें से उसका कोई कलर गायब हो गया, मतलब उस सब्सटेंस ने उसका कोई कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब जो लाइट ट्रांसमिट होकर आगे आएगी या जो हमारी आंखों तक आएगी वो अब व्हाइट नहीं रही, ठीक है। व्हाइट तो तब थी अगर एज इट इज वो इसमें से पास होके एज इट इज निकल रही थी, पर अगर उसका कोई भी कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, कोई भी कलर गायब हो गया बीच में से किसी भी कारण से, तो वो व्हाइट नहीं रही और वो सब्सटेंस हमारे को कलर नजर आएगा। सिंपल बात ये हो गई। तो जितने भी कलर्ड सब्सटेंस आपको आपके आसपास नजर आ रहे, जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है, ठीक है, या मेरे पास ये है, तो ये एक्चुअल में कलर किसकी वजह से है, ये डाई की वजह से। हम सिंपल वर्ड्स में जो बोलते हैं डाई है, अभी डाई करवा दिया इसमें। तो एक्चुअल में डाइज क्या होती है, जो वो पाउडर जो डाई करने वाले यूज करते हैं, इनफैक्ट दैट इज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के ही कंपाउंड है जिससे वो बनाया। तो वो कैसे कलर शो करती है, कैसे कलर इंपार्ट करती है, तो जैसे भी हमने क्या पढ़ा था कि फ्री मेटल में तो डी ऑर्बिटल की 5 ऑर्बिटल सेम थे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो हम पढ़ चुके हैं कि ये स्प्लिट हो गया। अब सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ठीक, ये लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास, सपोज कि दिस इज स्कैंडियम H2O होल 6, 2 पॉजिटिव ले लीजिए मैंने। तो ये जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो लाइट की भी जो अपनी एक एनर्जी होती है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है, डेल्टा E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो हर जो रेडिएशन है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, उनकी एक एनर्जी भी होती है। तो जैसे ये लाइट इस मेटल, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर फॉल करेगी, तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कलर इसमें से एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करेगी तो क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इसी का ही नाम है डी ट्रांजिशन। मान लेते हैं ये था जी, तो उसने जो है ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, किसने, इस इलेक्ट्रॉन ने ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन थी उसने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। अब जो लाइट यहां पे आगे ट्रांसमिट होके आई हमारे पास, उसमें से एक कलर तो गायब हो गया, वायलेट, इंडिगो, ये गायब हो गया ब्लू, ठीक है जी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो अब लाइट हमारी आंखों को आ रही है, ये व्हाइट लाइट नहीं रही, व्हाइट लाइट तो यहां पे थी, दिस वाज द व्हाइट लाइट। तो जो हमारी आंखों को जो लाइट आई, ये कलर्ड आई, और वो सब्सटेंस जो है वो दैट विल अपीयर कलर्ड, क्योंकि अब वो व्हाइट लाइट नहीं रही, उसमें से एक कलर गायब हो गया। तो थ्योरी ऑफ कलर में इन जनरल एक इस तरह से आता है, कलर ऑफ व्हील, इन जनरल। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये कुछ प्योर कलर का जो है थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं, व्हील, कलर ऑफ व्हील है हमारे पास। अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, जो इसके एकदम ऑपोजिट है, वो है ऑरेंज। तो हमारे को जो सब्सटेंस नजर आएगा ऑरेंज आएगा, मतलब जो हमारी लाइट जो दिखती है वो होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ऑरेंज का ब्लू है, ब्लू का ये हो गया, रेड का ग्रीन है, ग्रीन का रेड हो गया, इन द सेम वे। तो अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज नजर आएगा, और अगर ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू। आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जो ये मार्कर है मेरे पास, ये ब्लूइश कलर का है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि इस डाई के जो पार्टिकल्स है दे आर एब्जॉर्बिंग ऑरेंज कलर, और हमारे को कौन सा नजर आ रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इन सिंपल वर्ड में हमने बोला कि जैसे ही लाइट मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोई सफिशिएंट एक पर्टिकुलर
वेवलेंथ कलर से एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, विच इज नोन एज डी ट्रांजिशन, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। सिंपल वर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा। अब दो केस में हमारे को कलर या कलरलेस या व्हाइट बोलेंगे हम, वो कब आएगा? अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ देर इज नो अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने ले लिया और स्कैंडियम H2O3 पॉजिटिव, तो जैसे लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो एज इट इज निकलेगी आगे, मतलब कोई भी कलर उसका मिस नहीं हुआ, बीच में से कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी कंप्लीटली फिल्ड है, तब भी क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है CuH2, या Zn की कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, ZnH2O6 2 पॉजिटिव, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले ली। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, कोई चांसेस नहीं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, सारे सब फुली फिल्ड है। तो उन केसेस में जो कॉम्प्लेक्स होगी वो कैसी होगी? व्हाइट कलर की या कलरलेस होगी। तो मेन बात ये हुई कि जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। और अभी हमने ऊपर एक रिलेशन लिखा था कि जो डेल्टा E होता है दैट इज Hc अपॉन लैम्डा, तो यहां पे डेल्टा O ले लेते हैं हम एनर्जी की जगह पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज Hc अपॉन लैम्डा। तो अगर हमारे पास डेल्टा O ज्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ, कई बार आया हुआ कि अरेंज करना है हमने इनको, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पूछ लिया मेरे से, और मेरे को दे दिया NiH2O6 2 पॉजिटिव, NiNH3O6 2 पॉजिटिव, एक और ले लेते हैं NiNO2O6 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव ले लिया। तो ये तीनों जो कॉम्प्लेक्सेस में मेटल कौन सी है? निकल। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करोगे सबका 2 आएगा, 2 आएगा, सबका +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, तो उसके लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि डेल्टा O स्मॉल किसका है? स्मॉल किसका है? जो वीक फील्ड लिगेंड है। जो भी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी उसमें हमारे पास जो वाटर है वो, उसके लिए डेल्टा O सबसे कम है। अगर डेल्टा O कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा आ जाएगी। उसी तरह से इस केस में क्या हो जाएगा? जो डेल्टा O की वैल्यू है वाटर से तो ज्यादा है, तो डेल्टा O ज्यादा है तो इसमें लैम्डा कम आ जाएगा, और इसमें लैम्डा सबसे कम आएगा क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे एंड में आता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो इस केस में बनेगा हमारे पास, अगर मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो फिर क्या होगा हमारे पास कि 3 का जो डेल्टा O है वो सब डेल्टा O जो है सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, देन 2 एंड देन 1। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन वेवलेंथ। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा। फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाता है, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछा। अब तीसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे पास जो यहां पे हमने समझनी है, एंड दैट इज टू कैलकुलेट, थर्ड एप्लीकेशन इसकी, टू कैलकुलेट CFSE। अब ये वाला टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो -0.4x प्लस 0.6y, ये फॉर्मूला है जी हमारे पास। यहां पे x क्या है? x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G,
एंड वाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, एंड जेड क्या है, P तो पेयरिंग एनर्जी हो गया ना, तो जेड हो गया हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू स्प्लिटिंग। ये समझना बहुत जरूरी है, ड्यू टू स्प्लिटिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर मेरे को कोई बोला जाए कि कैलकुलेट CFSE फॉर, इसके लिए देखते हैं FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव के लिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बनाया था कि जो d ऑर्बिटल में शुरू में कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, उसमें शुरू में जो कॉन्फ़िगरेशन थी 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें D6 कॉम्प्लेक्सेस है ना हमारे पास ये। तो अब क्या हुआ, इसमें ये स्प्लिट होकर हमारे पास 3 नीचे 2 ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसकी CFSE कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्टिंग में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1, बाद में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब स्प्लिटिंग की वजह से कोई नया पेयर क्रिएट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि जो इसकी CFSE आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, -0.4 इंटू नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर कितने 0.6 इंटू ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस नया पेयर कितना बना, 0 पेयर, नया तो नहीं बना ना, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू स्प्लिटिंग। कई बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि जितने पेयर है वो लिख देना यहाँ पे 1p, नो 1p नहीं लिखना है, हमने वो लिखना है जितना पेयर स्प्लिटिंग की वजह से आया। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया -1.6 4 चौके 16 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O, तो -0.4 डेल्टा O, ये इसका आंसर आ गया जी हमारे पास। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल ले, जो वाट इसी का ही लिया था हमने, दैट इज FeCN6 4 नेगेटिव, ये लिया जी। तो इसमें भी हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन का वो 2 आएगा। तो अब क्या हुआ, शुरू में ये थी, पर बाद में इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे ध्यान देना है जी, तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं हमारे पास, क्या हुआ जी, तो -0.4 इंटू 6 और 0.6 इंटू 0 प्लस कितना है जी, अब यहां पे 2 2 4 2 6। अब एक पेयर तो पहले था, 2 नए पेयर हमारे पास हुए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू स्प्लिटिंग वो आ गए 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आया, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p इसका आंसर है। और जैसे हमने पहले लिखा था कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ इस टाइप के, तो हम -2/5 इंटू x प्लस 3/5 इंटू वाई, ऐसा भी तो लिख देते थे ना हम ऊपर, डेल्टा O प्लस ZP ऐसा। तो अगर इस फॉर्मेट में हमने लिखना है इसका आंसर, तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, उस केस में x कितना था जी, x थे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो यह आएगा जो CFSE आई इसमें, दैट इज -12/5 डेल्टा O प्लस 2p इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम जो है वो निकाल सकते हैं डेल्टा CFSE। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई जी। नाउ अब अगर हम आगे मूव करते हैं
तो अब है जी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड केस जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब लिगेंड उसके पास अप्रोच करेगा तो वो नॉन प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। जैसे आप ऐसा समझिएगा, ये हमारे पास इस तरह से ये 3 एक्सिस है XYZ। तो जब टेट्राहेड्रल में हमारे पास लिगेंड आएगा इन बिटवीन द एक्सिस आएगा, तो इन बिटवीन द एक्सिस जो D के ऑर्बिटल कौन से थे, DXY, DYZ, DZX, तो उसमें जो स्प्लिटिंग पैटर्न है हमारे पास वो एकदम उसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास। यानी क्या होगा, ये एनर्जी थी तो फ्री मेटल जो थी उसमें d ऑर्बिटल ये थे। जैसे लिगेंड अप्रोच हुए टेट्राहेड्रल में सब इनकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने के बाद क्या हुआ कि स्प्लिटिंग हुई, पर स्प्लिटिंग पैटर्न इसमें उल्टा हो गया। यानी हमारे पास 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और 3 की ज्यादा होगी। 3 की ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन द एक्सिस था और लिगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस ही आ रहा है। सेम दिस इज द बारी सेंटर, और जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा T बोलेंगे। तो यहां पे क्या हो गया जी, +3/5 इंटू डेल्टा O, और यहां पे क्या हो गया सॉरी उल्टा हो गया, +2/5 ऑफ डेल्टा O, और इनकी कम होगी -3/5 ऑफ डेल्टा O, 3 टाइम्स कम होगी इनकी। तो दैट मीन्स कि यहां पे 0.4 डेल्टा O और यहां पे इट इज T, प्लीज इट इज T नॉट O, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेल्टा T, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास -0.6 डेल्टा T। तो इस तरह से स्प्लिटिंग, इसको बोला जाता है जो निचले वाला हमारे पास, दिस इज नोन एज T2। दिस इज कॉल्ड T2 एंड दिस इज कॉल्ड E। तो इसमें जो है वो जिनकी एनर्जी कम हुई वो थी dx² - y² और dz², और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो था dxy, dyz और dzx। तो स्प्लिटिंग पैटर्न एकदम ऑपोजिट हो गया हमारे पास पिछले वाले से। इनको E बोलेंगे और इनको T2 बोलेंगे, यहां पे G नहीं लगेगा, इस बात का हमने रखना है ध्यान। और दोनों में रिलेशन क्या है कि डेल्टा O जो है हमारे पास, इट इज 9/4 टाइम ऑफ डेल्टा T। यानी जो उसके अंदर हमारे पास एनर्जी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा, क्योंकि 6 लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। या हम ये भी पूछते हैं कि डेल्टा T इज 4/9 टाइम ऑफ डेल्टा O, मतलब उससे काफी कम स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनका 4 जो लिगेंड्स है उनका फील्ड कम होगा एज कंपेयर टू 6 वाले का। दूसरी बात, इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं करें क्योंकि गैप बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे को कहीं पे भी लिखनी है तो पहले हम नीचे लिखेंगे, मतलब सब में ऊपर चला जाएगा 1 2, जैसे मेरे पास इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन इसमें सीधा ऊपर ही जाएंगे। इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन का नहीं होगा क्योंकि जो पेयरिंग एनर्जी है वो बहुत ही कम है। तो सॉरी, जो स्प्लिटिंग होगा वो बहुत ही कम होगा पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। तो डेल्टा T जो है कम होता है, तो लो और हाई स्पिन का नहीं रहेगा इसमें, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। और लास्ट में अगर हम इसमें बात करें कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड, हम कर लेते हैं जी, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, तो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड किया, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। अभी हम बात कर ही चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर
लिगेंड वीक फील्ड हुआ तो उसका CFSC वैल्यू कम हुआ। सेकंड, ये डिपेंड करेगा चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन। अगर हमारे पास मेटल आयन के पास ज्यादा चार्ज होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल जो डेल्टा वैल्यू फॉर FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव, यहां पे चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, +3, विल बी ग्रेटर देन FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। तो चार्ज ऑन मेटल आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन भी कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 था और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे पास, एंड दैट इज नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन। तो एक्सपेरिमेंटली एक बात साबित हुई है कि विद इन सेम ग्रुप, अगर हम सेम ग्रुप में मूव कर रहे हैं 3D से 4D और 4D से 5D, तो जो डेल्टा की वैल्यू है 3D से 4D में जाने पर हमारे पास 30 to 50% इंक्रीज हो जाती है, 30 to 50% वैल्यू बढ़ जाती है। एंड सिमिलरली जब हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो अगेन 30 to 50% जो है वैल्यू बढ़ गई। क्या मतलब हुआ कि अगर हमने, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के नीचे हमारे पास जो आता है वो आता है रहोडियम, और रहोडियम के नीचे है इरिडियम। अब अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम है, +2 +2 +2 है, और लिगेंड भी सेम है, सपोज कि वाटर ले लिया हमने, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स ले ली COH2O होल 6 और 2 पॉजिटिव, तो यहां पे H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो एनर्जी का गैप क्या होगा, कम होगा बीच में। पर बोलते जब हम कोबाल्ट से रहोडियम तक आएंगे तो 30 to 50% बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कि गैप बढ़ता जा रहा है, और जब हम रहोडियम से इरिडियम में आएंगे तो और ज्यादा गैप बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि if metal belong to 4D and 5D series, then they will form low spin complexes। तो विद इन सेम सीरीज जो है वो नेचर ऑफ मेटल आयन के ऊपर भी जो CFSC की वैल्यू डिपेंड करेगी, कि अगर हम सेम ग्रुप में मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। बेशक लिगेंड सेम है, चार्ज भी सेम है, पर क्योंकि जो निचले वाली मेटल्स हैं उनमें डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में अभी हमने पढ़ लिया कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो स्प्लिटिंग कम होती है, तो इसमें 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होगा, तो उसमें भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या बोलते हैं एनर्जी है बहुत कम हो जाएगी, यानी उससे लगभग 2.5 गुना कम, या ये कह लो कि ऑक्टाहेड्रल में उससे 2.5 टाइम्स लगभग ज्यादा होगी। तो ये हमने जो है वो आज की क्लास के लिए हम इतना करते हैं, और इसके ऊपर आप क्वेश्चन कीजिएगा, एंड दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू।